जेपीएससी की तैयारी अब सपना नहीं। सब्सक्राइब करें कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल को और जेपीएससी की पूरी तैयारी करें बिल्कुल फ्री। हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं गुलशन कुमार और हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री, है ना, जिसमें चैप्टर 3 तक हमने डिस्कस कर लिया है और चैप्टर 4 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर प्रीवियस क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो उसे जाके एक बार जरूर देखें, उसे अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि जैसे ही हम कुछ चैप्टर्स को खत्म करेंगे, सभी चैप्टर्स पर आधारित एक एमसीक्यू का सेशन आपके लिए लाया जाएगा। तो आपके दोस्त, भाई, बंधु जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे सेशन को शेयर करें। जेपीएससी, जेट या फिर किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी अगर वो कर रहे हैं तो उनके साथ इस सेशन को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी ये सेशन आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 को, जिसमें बताया जा रहा है आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में। हमने देखा था किस प्रकार से ब्रिटिश जो हैं वो भारत में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करते हैं। उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से राजस्व व्यवस्था पर अपना प्रभाव जमाया, किस प्रकार से हर जगह वो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करना चाहते थे। उसी उद्देश्य से, अपने लाभ को और ज्यादा करने के उद्देश्य से अब वो आदिवासियों के एरिया में भी घुसते हैं और उससे क्या माहौल क्रिएट होता है, किस तरीके का विद्रोह होता है, हम वो सब यहाँ पर देखने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखने वाले हैं, जो फैक्ट्स आपसे बराबर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है इस चैप्टर को। इस चैप्टर में शुरुआत किया जा रहा है बिरसा मुंडा से। 1895 के समय पर इनका विद्रोह चला था और इनके विद्रोह को उलगुलान नाम दिया जाता है ना। उलगुलान का अर्थ कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है महान विद्रोह। ये याद रखेंगे बिल्कुल, है ना। उलगुलान कहा गया किनके विद्रोह को? बिरसा मुंडा जी के विद्रोह को। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा जब अपने आंदोलन को फैला रहे थे छोटा नागपुर के क्षेत्र में, तो उनके बारे में कुछ ऐसी बातें कही जा रही थी जिसे जानना जरूरी है। उनके बारे में कहा जा रहा था कि बिरसा मुंडा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वो सारी बीमारी को दूर कर सकते हैं, अनाज की एक छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देते हैं। इन सब का प्रभाव यह हुआ कि आदिवासी समाज का एक बड़ा वर्ग बिरसा मुंडा का अनुयायी बन गया और बिरसा मुंडा के आंदोलन में सहयोग देने लगा। देखिए, इस प्रकार की जो बातें हैं, इसे ऐसा नहीं सोचना है कि बेवकूफ बनाए वो लोगों को, नहीं। इस तरीके की बात इसलिए कही गई ताकि लोग एकजुट हों और दिकुओं के खिलाफ विरोध करें। दिकू कौन थे? बाहरी। बाहरी में कौन कौन आ जाएंगे? जो महाजन थे, जो सेठ थे या फिर अंग्रेज हैं, ये सभी दिकू हैं, है ना। ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल। दिकू का अर्थ यहां देखिए बाहरी लोग बताया गया है। इन सभी को अपने क्षेत्र से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था बिरसा मुंडा जी के द्वारा। अब बिरसा मुंडा के बारे में जो बातें यहां पर कही गई हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब बात यह है कि वो क्यों बाहर करना चाहते थे दिकुओं को अपने क्षेत्र से। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आदिवासी समाज के लोग थे छोटा नागपुर क्षेत्र में, वो किस तरीके से अपना जीवन जीते थे। अपना जीवन जीने के क्रम में वो झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या है ना। झूम खेती क्या है? झूम खेती है मतलब कि मान लीजिए कि ये एक एरिया है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक एरिया है, यहां पर आदिवासी समाज रह रहा है। तो आदिवासी समाज इस क्षेत्र में झूम खेती करेगा, यानी कि यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उन सबको काटेगा पहले, फिर उसे जला देंगे। जलाने के बाद उस क्षेत्र पर खेती करेंगे और फिर इस क्षेत्र को छोड़ के कहीं और दूसरे क्षेत्र में जाके फिर वहां खेती करने लगेंगे। यानी कि घुमंतू खेती बोलते हैं। एक जगह को खेती किए, फिर उसे छोड़ के दूसरे जगह पे चले गए, उसी को झूम खेती कहा जाता है। और झूम खेती वो बिल्कुल क्षेत्र में करते थे। राख को ढेर जमीन पर फैला देते थे, जलाने के बाद पेड़ पौधे को जलाते थे, जो राख बचता था उस राख को फैला देते थे जमीन पर। उससे क्या होता था? मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। आज भी आप देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वहां पर आप सुनेंगे कि लोग पराली जलाते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट यहीं से आया। उन्हें लगता है कि अगर हम जलाएंगे तो हमारी मिट्टी और ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी, है ना। वर्तमान समय में वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पहले के समय में जब उर्वरक नहीं होता था लोगों के पास, तब ये चीज काफी ज्यादा मदद करती थी खेती को बढ़ाने में या खेती को अच्छे तरीके से करने में।
अब जब ये एक जगह से दूसरे जगह पर घूम कर खेती करते थे तो अंग्रेजों को दिक्कत होती थी सब मैनेज करने में, क्योंकि अंग्रेज इनके क्षेत्र में आए थे, ये तो किसी क्षेत्र में गए नहीं थे, इसीलिए अंग्रेजों के साथ इनका टकराव होता है ना। इसी क्रम में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसपे अपना ध्यान देते हुए चलेंगे। खोंड समुदाय कहां पर रहते थे? उड़ीसा वाले क्षेत्र में रहते थे, है ना। कई बार आपसे मैच करने के लिए भी ऐसा सवाल दिया जा सकता है। कई आदिवासी जो थे वो खेतों में मजदूर के रूप में काम करते थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट यहां पर इंफॉर्मेशन ये है कि कुछ ऐसे आदिवासी थे जो कि किसी और के लिए काम नहीं करना चाहते थे या वो उसे अपना अपमान समझते थे किसी और के लिए काम करना। और उसमें महत्वपूर्ण कौन है? बैगा जनजाति। बैगा जनजाति कहां पर पाई जाती थी? मध्य भारत में। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, इसे नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। बैगा जनजाति का मानना क्या था कि वो जंगल की संतान है, केवल जंगल की उपज पर वो जिंदा रहते थे, किसी और के लिए काम करना अपने लिए अपमान समझते थे बैगा जनजाति के लोग, है ना। कुछ आदिवासी हैं वो जानवर को पालने का काम करते थे, जानवरों को पालकर अपनी जिंदगी गुजारते थे, जिसमें नाम आता है गुज्जर का। और गुज्जर कहां पर रहते थे? पंजाब वाले क्षेत्र में रहते थे। फिर आता है नाम लबाड़िया जनजाति का। लबाड़िया जनजाति किस क्षेत्र में पाए जाते थे? आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। और एक नाम आता है बकरवाल जनजाति का, और ये बकरवाल जनजाति जो है ये कश्मीर में पाई जाती थी। तो कौन सी जनजाति कहां पर पाई जा रही है, इसे बिल्कुल याद करते हुए चलना है, ठीक है। एक टर्म यहां पर इंपॉर्टेंट है, बेवड़। बेवड़ जो है ये एक प्रकार की झूम खेती को ही कहा जाता था, और कहां पर? मध्य प्रदेश वाले एरिया में। मध्य प्रदेश वाले एरिया में झूम खेती को क्या कहा जाता था? बेवड़। इसे याद रखना है। देखिए, अब जब झूम खेती करते थे लोग, एक जगह से दूसरे जगह पर जाके खेती करते थे, इससे अंग्रेजों को दिक्कत होती थी। इसीलिए अंग्रेजों ने उन लोगों को सभ्य माना आदिवासी समाज में जो एक जगह ठहर कर रहने का काम करते थे, है ना। और उसमें महत्वपूर्ण नाम आता है किनका? गोंड और संथाल का, है ना। तो अब मान लीजिए कि एक समाज है, ऐसा मान लेते हैं एक समाज है, इसमें एक समाज के अंदर जो उप समाज है, मान लेते हैं ये 4 उप समाज है ना। तो ये चारों को मान लेते हैं कि आदिवासी समाज के ये 4 समुदाय हैं। इनमें से मान लेते हैं कि 2 समुदाय ऐसे हैं जिनको झूम खेती करना है। अब मान लीजिए कि कोई बाहरी आदमी आके इन्हें रोकेगा कि नहीं, आपको झूम खेती नहीं करना है, तो इन्हें तो ऐसा लगेगा ना कि इनकी स्वतंत्रता पे, इनकी सभ्यता पे, इनकी संस्कृति पे किसी बाहरी के द्वारा हमला किया जा रहा है, जिसका कि कुछ नहीं लेना देना है इस एरिया से। इसलिए वो क्या करते हैं? अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ करते हैं। विरोध करने का दूसरा रीजन क्या था कि जब मांग बढ़ती है कपास की, है ना, जब मांग बढ़ती है कपास की और साथ ही साथ अंग्रेज जो है वो लगान देना तय कर देते हैं, सॉरी कपास नहीं, जब मांग बढ़ती है चाय की, रेशम की, रेशम उत्पादन का काम होता था झारखंड के कुछ एरिया में, है ना। तो अंग्रेज जो है वो झारखंड और बाकी छोटा नागपुर के अन्य एरिया में जाके या फिर जहां भी आदिवासी हैं उस एरिया में जाके रेशम वगैरह की डिमांड करते थे, रेशम की खेती को बढ़ावा देने का काम करते थे। साथ ही साथ अब वो आदिवासियों से लगान वसूलने का भी काम करने लगे, क्योंकि आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया गया है कि अंग्रेज हमेशा अपने लाभ के लिए काम करना चाहते थे, है ना। और लगान वसूलने के लिए उन्होंने क्या किया? जमींदार, महाजन, इन सबको क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दिया, जिससे कि आदिवासी कहीं ना कहीं एक प्रकार से ऋण जाल में फंसते गए, है ना। अगर मान लीजिए लगान नहीं चुका पा रहा है तो महाजन उन्हें दिया पैसा कि आप लगान चुका दीजिए, और उसके बाद उनका जमीन पे कोई अधिकार नहीं रह गया। जबकि जल, जंगल, जमीन, ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जहां पर आदिवासी अपना पारंपरिक अधिकार मानते थे, है ना। तो जब इस प्रकार से बाहरी लोग इनके क्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं, रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ उससे शोषण भी प्रारंभ होता है आदिवासियों का, तब जाकर आदिवासी जो हैं वो लगातार विरोध करने लग जाते हैं। उसी विरोध के क्रम में पूर्वोत्तर राज्य में जो वहां के आदिवासी थे वो इस बात पर अड़ गए कि वो झूम खेती ही करेंगे। तो बहुत विरोध के बाद वहां पर कुछ ऐसे कबीले थे जिनको ये अधिकार दे दिया गया कि आप झूम खेती कर सकते हैं। तो विरोध बहुत पहले से प्रारंभ हो गया था, जो कि बाद में उलगुलान, संथाल विद्रोह, इन सब के क्रम में हमें देखने को मिलता है। अंग्रेजों ने क्या किया कि पूरी जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जंगल को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया, है ना। इस प्रकार से आदिवासियों को सीधा सीधा बाहर कर दिया गया उनके पारंपरिक अधिकार से। तो जब किसी की परंपरा से चली आ रही अधिकार को छीना जाएगा तो विरोध तो उसमें होना लाजमी ही है ना। इसी
देखिए, जो बात मैं आपको बता चुका हूं कि 19वीं शताब्दी के दौरान जनजाति समूह ने यह देखा कि व्यापारी और महाजन जो हैं वो जंगल में आने लगे हैं। 18वीं सदी में रेशम की मांग जैसे जैसे बढ़ती है तो रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास करने लगते हैं और वर्तमान में झारखंड में जो हजारीबाग का क्षेत्र है वहां पर संथाल जनजाति के लोग रेशम उत्पादन का काम करते थे, है ना। अब कोई एक रेशम को उत्पादन कर रहा है ना, जैसे मान लीजिए कि ये प्रोड्यूसर है, बीच में आपका मीडिएटर है और फिर यहाँ पर अंग्रेज हैं, ऐसा मान लीजिए। तो प्रोड्यूसर से ले रहा है कौन? मीडिएटर, और मीडिएटर दे रहा है किसको? अंग्रेज को। तो यहां से जो फायदा पहुंच रहा है वो मीडिएटर तक ही पहुंच रहा है और महाजन और जमींदार जो है ये इससे फायदे को आदिवासी तक नहीं पहुंचा रहे थे। इस प्रकार से बिचौलियों को तो मुनाफा हो रहा था लेकिन आदिवासियों का लगातार शोषण हो रहा था। मान लीजिए आदिवासी लगान नहीं चुका पा रहे हैं तो उनसे और तरह तरह के भी शोषण का काम किया जाता था। कुछ आदिवासी जो हैं वो काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, जैसे चाय बागान में काम करने के लिए चले गए, कोयला खदान में काम करने के लिए चले गए। तो ये उनकी परंपरा के तो पहले खिलाफ है और दूसरी बात उनका शोषण भी लगातार बढ़ रहा था। अब शोषण जब लगातार बढ़ रहा है तो उसी के विरोध में इनका विद्रोह होता है जो कि हमें देखने को मिलता है कोल विद्रोह के रूप में 1831-32 के रूप में, संथाल विद्रोह के रूप में 1855 में ये हमें देखने को मिलता है विद्रोह। फिर बस्तर विद्रोह जो कि मध्य भारत में हुआ था 1910 में देखने को मिलता है। तो ये विद्रोह कब हुआ है याद रखेंगे। महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह होता है 1940 में। इन सब विद्रोह का डेट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। उसी क्रम में आदिवासियों का जो विद्रोह होता है उसी में बिरसा मुंडा एक नायक थे, है ना, जो उलगुलान विद्रोह को चलाए थे। तो बिरसा मुंडा का जन्म वगैरह से संबंधित यहाँ पर न्यूज दिया गया है कि वो कैसे परिवार में जन्मे थे। गरीब परिवार में पहले उन्होंने लोगों से अपील किया कि ईसाई में आ जाइए। मिशनरी लोगों ने उन्हें लुभाने का काम किया था कि आप ईसाई बन जाइए। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि ईसाई धर्म में बहुत कुछ खास नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, उससे कुछ उन्हें फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर वो एक बार लौटते हैं अपने वैष्णव धर्म की तरफ। वैष्णव धर्म का प्रसार करना वो फिर से प्रारंभ करते हैं और 1895 के समय पर उन्होंने अपने अनुयायियों से आग्रह किया, आह्वान किया कि अपने गौरवपूर्ण अतीत के जीवन को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको विद्रोह करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? खुद से लड़ना पड़ेगा। और खुद से लड़ने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जादू टोना में आप विश्वास न करें, गांव को साफ रखें, शराब पीना छोड़ दें। ये सभी आह्वान बिरसा मुंडा ने किया था अपने लोगों से। और उसके बाद जब लोग उनके प्रभाव में आने लगे तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि एक विद्रोह हमारा यहां भी प्रारंभ हो सकता है, जो कि आदिवासी क्षेत्र में वो विरोध नहीं चाहते थे क्योंकि पहले भी बहुत सारा विद्रोह वो झेल चुके थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और जब गिरफ्तार किया तो 1857 में वो पहले छूटे, लेकिन उसके बाद उन्हें फिर से वर्ष 1900 में गिरफ्तार किया जाता है और 1900 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है हैजे से। ये याद रखेंगे उनकी मृत्यु क्यों हो जाती है, हैजे से उनकी मृत्यु हो जाती है। बिरसा मुंडा के राज का प्रतीक क्या था? सफेद झंडा। इस फैक्ट को याद रखेंगे। इस चैप्टर में जो फैक्ट दिया गया है हम उसी पर बात करेंगे, है ना। बाकी आपको बिरसा मुंडा से संबंधित एक अलग हम 5 से 7 मिनट का वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें धरती आबा बिरसा मुंडा से संबंधित पूरे महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब आपको वहां पर मिल जाएगा। तो पढ़ते रहें। यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स का दिया हुआ है इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए अध्याय के साथ। तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद।